अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर सबा यूसुफ एंड आई एम अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी एंड ओबेसिटी। फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है, ओबेसिटी किसे कहते हैं, ओबेसिटी को मेजर कैसे करते हैं, हम कैसे कैटेगराइज करते हैं ओबीस, ओवरवेट और नॉर्मल पेशेंट्स को। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है। फिजिकल एक्टिविटी जो है आपकी बॉडी की कोई भी एक वॉलंटरी मूवमेंट है, मतलब जो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक काम कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी के मसल जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको हम फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। और इस मूवमेंट में, इस काम में आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, मतलब एनर्जी जो है वो यूज़ होती है जिसकी वजह से कैलोरीज बर्न होती हैं। ठीक है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी भी इंटेंसिटी की हो सकती है और किसी भी पर्पस के लिए आप परफॉर्म करते हैं और दिन के किसी भी हिस्से आप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स की कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की टाइप्स क्या होती हैं, देखिए फ़िज़िकल एक्टिविटी की बहुत सारी टाइप्स हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो मेनली 4 टाइप्स आती हैं वो हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, बोन स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। हम वन बाय वन इनको डिफाइन करते हैं, ये बॉडी में, हमारे जिस्म में क्या असर करते हैं और ये हम किस लिए इनको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस की। एरोबिक एक्सरसाइजेस आपकी वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा कर देती हैं। ठीक, और ये एक्सरसाइजेस आपके दिल और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, मजबूत बनाती हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आती हैं? जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्लिम्बिंग और साइकिलिंग। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस की। मसल स्ट्रेंथिंग का मतलब है वो एक्सरसाइजेस जो कि आपके मसल्स को पावरफुल बनाती हैं, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती हैं, उनकी एंड्योरेंस और पावर को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, नॉर्मली जो लोग जिम कर रहे होते हैं, जिन्होंने वेट गेन करना होता है, वो ये वाली एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि उनके मसल मैस जो है वो इंक्रीज हो। इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आती हैं? इसमें वेट लिफ्टिंग आ जाती है, पुशअप्स आ जाते हैं और स्टेयर्स क्लिम्बिंग भी आ जाता है। ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज जो हैं वो आपकी मसल स्ट्रेंथिंग में आती हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं बोन स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस की। बोन स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस में आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व होती हैं, मतलब एरोबिक एक्सरसाइजेस इस कैटेगरी में आती हैं जो कि आपके मसल्स को, आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिसमें रनिंग जो है या वॉकिंग ज़्यादा काउंट होता है। ठीक है, एंड पे हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग आपकी वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। इसमें आपके जॉइंट्स जो हैं वो फुली इन्वॉल्व होते हैं और आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं? इसमें आपके योगा आते हैं, किसी भी तरह का योगा जो कि आपके मसल्स की स्ट्रेचिंग को कर रहा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये सारी हमारे पास मेन टाइप्स थी फिजिकल एक्टिविटी की जो कि हमने बात की है। अगर हम बात करते हैं ओबेसिटी की, ओबेसिटी किसे कहते हैं, ओबेसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ओबेसिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, ओबेसिटी अगर हम बात करते हैं, जैसे हम आम जुबान में मोटापा कहते हैं, बेसिकली ओबेसिटी एक कलेक्शन ऑफ डिजीजेज है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिजीजेज हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों की जड़ है। ठीक है, इसमें होता ये है कि आपके जिस्म में फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर हुई हुई होती है। ठीक है, और वो जो फैट की एक्यूमुलेशन है, जो फैट का जमा होना है, वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां जो हमारे पास आती हैं वो है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत सी तरह के कैंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये एक सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप खुद को बुरे लग रहे हो या लोग समझ रहे हैं आप बहुत मोटे हो, सिर्फ ये बात नहीं है, ये अंदर से आपके जिस्म में बहुत सी बीमारियों की वजह बन रहा है। तो ये एक कंसर्न है हमारे लिए कि हमें इस पे काम करना चाहिए, कि हमें इसको कम करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स की कि अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO के मुताबिक कितने लोग ओबीस हैं, कितने ओवरवेट हैं। 2016 की स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 18 साल और 18 साल से ज़्यादा जो लोग थे 1.9 बिलियन
एडल्ट्स जो हैं 18 ईयर्स एंड अबव 18 ईयर्स वो ओबीस और ओवरवेट में आते थे, और उनके अंदर से 650 मिलियन जो थे वो ओबीस थे। ठीक, मतलब टोटल जो वर्ल्ड की 13% पॉपुलेशन है वो ओबीस थी 2016 की स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम बात करते हैं 2019 में जो बच्चों की स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आती हैं जो कि 5 इयर्स एंड बिलो 5 इयर्स आते हैं, वो 38.2 मिलियन लोग जो हैं वो 2019 की स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ओबीस थे बच्चे। ठीक, हम मेजर कैसे करते हैं कि एक इंसान ओबीस है, हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये बंदा जो है वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। WHO की कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे पास एक BMI का फॉर्मूला होता है जो कि हम यूज़ करते हैं कैटेगराइज करने के लिए। BMI जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 या 25 से अबव होता है तो आप ओवरवेट में आते हैं, लेकिन अगर आपका BMI 30 या 30 से अबव है तो आप ओबीस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, ये एक मेजरमेंट का सबसे सिंपल जो है वो तरीका है जिसे हम कैटेगराइज करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि बच्चों में हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा ओबीस है या ओवरवेट है या ये नॉर्मल में आता है। ठीक है, बच्चे जो 5 साल या 5 साल से कम बच्चे होते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, जैसे वेट फॉर हाइट हमारे पास जो है वो मीडियन होते हैं। उसके अंदर से हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो ओवरवेट है, ओबीस है या नॉर्मल कैटेगरी में आता है। WHO की जो हमारे पास हैं कि WHO ने जो हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो बच्चा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अबव 2 आ रहा है वेट फॉर हाइट के चार्ट के अंदर तो वो ओवरवेट है, और अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 से अबव है तो वो ओबीस में आता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ थी मेजरमेंट्स की कि हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो रिस्क पे होते हैं ओबीस होने के, ओवरवेट से ओबीस होने के रिस्क में क्या होते हैं। इसमें आपकी जेनेटिक्स भी आ जाती हैं, आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाती हैं। जेनेटिक्स की बात करें तो मतलब आपकी जेनेटिक्स में है, आपके पेरेंट्स जो हैं वो ओबीस हैं, उनके पेरेंट्स ओबीस थे और आप भी इसलिए ओबीस हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा काउंट होता है वो चीज़ ये है कि आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं आपके इन्वायरमेंटल और कम्युनिटी फैक्टर्स में, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं PCOS की, बहुत सी फीमेल्स हैं जिनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुई भी होती है। बहुत से हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से वो वेट गेन कर रही होती हैं और ओबेसिटी की उसमें चली जाती हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। इसमें भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स नहीं सही बना रहा होता है, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी के इसमें चले जाते हैं। कुशिंग सिंड्रोम है हमारे पास, जिसमें आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो आपकी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो जॉइंट्स हैं, उनमें आपकी इतनी पेन होती है कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसकी वजह से आप ओबेसिटी की इसमें चले जाते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं। और दूसरा आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर कर रहा है। आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका कैसा लाइफस्टाइल है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो आपको ओबेसिटी की तरफ ही लेके जाता है। अब हम एट द एंड बात करेंगे कि हमने बात कर ली कि ओबेसिटी क्या होती है, हमने इसको समझ लिया है, फिजिकल एक्टिविटी को समझ लिया है। फिजिकल एक्टिविटी और ओबेसिटी आपस में लिंक कैसे करते हैं, ओबेसिटी को कम कैसे किया जा सकता है, ओबेसिटी की रेशो हम कैसे कम कर सकते हैं कि ओबेसिटी के केसेस कम आए, और कैसे हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि आपके पास जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि वो लोग जिनके घर के नज़दीक पार्क्स हैं या जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं और वो परफॉर्म करते हैं, वॉक करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, वो ओबीस नहीं होते, उनमें ओबेसिटी की रेशो कम होती है। ये एक स्टडी जो है वो की गई थी जिसके अकॉर्डिंग के रिजल्ट हमारे पास आए हैं। फिर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो इसमें आ जाता है। आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर आ जाता है कि आप खा ज़्यादा रहे हैं और आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो आप ओबीस होते जाएंगे। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल खा रहे हैं 2000 कैलोरी एक नॉर्मल एडल्ट को चाहिए होती है और आप उतनी कैलोरीज ले रहे हैं, लेकिन आप खाते हैं और बैठ जाते हैं, खाते हैं और बैठ जाते हैं, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी और ओबेसिटी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप दोनों को बैलेंस में नहीं रखेंगे तो आप ओवरवेट और देन ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। अगर आपने इम्बैलेंस कर दिया
तो आप ओबेसिटी की रेशो में जाते जाएंगे, और ऑब्वियसली जब आप ओबीस होंगे तो आपको बहुत से दूसरे जो हैं वो इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ सजेशंस आ जाती हैं जी कि अगर हम पॉलिसी की बात करें तो आपके जो है वो ट्रैफिक कम होनी चाहिए, लोगों को साइकिलिंग ज़्यादा करनी चाहिए, लोगों को वॉकिंग ज़्यादा करनी चाहिए, लोग पैदल चलना ज़्यादा शुरू करें। जितना हम आरामदेह होता जाते हैं उतना ही हमें जो है वो ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। हर बंदे के पास गाड़ी है, हर बंदे के पास बाइक है, सब चीज़ें हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हम बस सुकून से आराम में रहें, हमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे आप ओबेसिटी की अंदर जा सकते हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप ओबेसिटी की तरफ जाना चाहते हैं या आप एक हेल्दी लाइफ जो है वो उसको गुजारना चाहते हैं। ये हमने थोड़ी सी आज एक बात की है कि फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, ओबेसिटी क्या होती है, और ये दोनों लिंक कैसे करते हैं। फर्दर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो उसका आपकी बॉडी पे क्या असर होगा, कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, हम कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।